हो गए। विभूति तुम्हारा हो गया डाउट? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ में एफबीडी बनाना। होप सो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राउंड है, इसके ऊपर ये प्लैंक रखा, ये वेज रखा हुआ है। ये वेज के ऊपर एक पुली है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग ब्लॉक है, स्ट्रिंग है और एक और ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। अब एफपीडी ऑफ ए ड्रॉ करना है, तो कितने फोर्स आएंगे बताओ? ए के एफबीडी में कितने फोर्स आएंगे? 3। हाँ, एक एफबीडी में कितने फोर्स आएंगे? 3 आएंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे सब लोग सीख लो अच्छे से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का जब हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो पहले तो एमजी दिखा देंगे, फिर इसका ऐसे हम बाउंड लिखेंगे। अब ए को कौन कौन टच कर रहा है? ए को स्ट्रिंग टच कर रहा है तो स्ट्रिंग उसके ऊपर टेंशन लगाएगा, और ए को ये इंक्लाइन टच कर रहा है इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। बस, तो ए के एफबीडी में ये 3 फोर्स आएंगे। और जब बी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसका भी सेम होगा। बी का एफबीडी में पहले एमजी लगेगा, फिर हम बी का बाउंड्री देखेंगे। बी को कौन कौन टच कर रहा है? ये इंक्लाइन कर रहा है तो नॉर्मल लगाएगा, और स्ट्रिंग टच कर रहा है तो टेंशन लगाएगा। अब ना पूरी सबको समझ में आया? अब हाँ पुली सर। किसके ऊपर फिक्स? पुली किसके ऊपर फिक्स्ड है? रॉड पे फिक्स है। रॉड पे फिक्स्ड है, फिर रॉड किसके ऊपर फिक्स्ड है? वेज वेज पे है। तो ना हमेशा पुली जिस पे फिक्स्ड होता है ना, वो उसका मतलब उसी का पार्ट मान लेते हैं। मतलब पुली को हम अलग से नहीं मानेंगे, पुली यहाँ पे वेज के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, तो पुली इज अ पार्ट ऑफ वेज, हमेशा ऐसा ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, ध्यान रख लो, पुली इज अ पार्ट ऑफ वेज। मतलब कभी भी हमारा वेज मतलब पुली कुछ अलग से नहीं है, वो वेज ही है, वेज का एक पार्ट है। तो कभी भी वेज सिस्टम में होगा तो उसके साथ साथ पुली भी सिस्टम में होगा। पुली इज अ पार्ट ऑफ वेज, पुली अलग से कुछ नहीं है, वो वेज का ही पार्ट है। तो कभी भी वेज सिस्टम में होगा तो उसके साथ वो पुली भी सिस्टम में होगा, और कभी भी पुली सिस्टम हुआ तो फिर ये वाला स्ट्रिंग जो इसके ऊपर रैप्ड है, ये भी हमारा सिस्टम का पार्ट है। तो एफबीडी ऑफ वेज ड्रॉ करना है, अच्छे से ड्रॉ करो। ये तुम लोग खुद से कॉपी में ड्रॉ करो। अब बताओ कितने फोर्स आएंगे?
प्रथमेश ने आंसर लिखा N1 N2 Mg। प्रथमेश, और भी काफी सारे फोर्सेस आ रहे हैं। बाकी लोग आंसर करो। इब्राहिम, विभूति, रजत। शांतनु, नीले का टेंशन इन द स्ट्रिंग भी आएगा। प्रथमेश ने N3 भी लिख दिया। हाँ, ग्राउंड वो ठीक है, वो समझ में आता है। N1 N2 N3 पुलिस से कौन सा नॉर्मल है। अब देखो मैं आता हूँ। अब वेज का एफबीडी बनाना है तो पहले तो एमजी दिखा देंगे। अब हमारा वेज सिस्टम में पुली वेज के ऊपर फिक्स्ड है, तो पुली को भी हम वेज का पार्ट ट्रीट करेंगे। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। तो पुली भी वेज का पार्ट है। और फिर ये जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर रैप्ड है, ये भी पुली का पार्ट है, तो ये भी मतलब सिस्टम के अंदर आएगा। तो अब हम लोग सिस्टम का बाउंड्री देखेंगे। तो सिस्टम में हमारा ये वेज है, ये पूरी भी है हमारा सिस्टम में, और ये जो स्ट्रिंग है वो भी हमारे सिस्टम में है। तो हमारा सिस्टम का बाउंड्री ऐसा है। अब इस सिस्टम को कौन कौन टच कर रहा है? देखो, यहाँ से ए टच कर रहा है तो नॉर्मली एक्शन लगाएगा। यहाँ से बी टच कर रहा है तो ये भी नॉर्मली एक्शन लगाएगा। यहाँ से ग्राउंड टच कर रहा है तो ये भी नॉर्मली एक्शन लगाएगा। और इस सिस्टम को देखो, यहाँ से स्ट्रिंग टच कर रहा है, ये स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो वो स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट है। यहाँ से स्ट्रिंग टच कर रहा है तो स्ट्रिंग इसके ऊपर टेंशन लगाएगा, ये स्ट्रिंग भी इसके ऊपर टेंशन लगाएगा। ये सारे फोर्सेस आएंगे। सर वो डार्क वाली स्ट्रिंग की वजह से नॉर्मल नहीं आएगा ना? कौन सा? जो स्ट्रिंग पुली के अराउंड रैप किया हुआ है उसकी वजह से नॉर्मल नहीं आएगा ना? ये जो स्ट्रिंग पुली पे नॉर्मल लगा है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? इंटरनल है सर। वो इंटरनल है। स्ट्रिंग भी सिस्टम के अंदर है, पुली भी सिस्टम के अंदर है, तो वो आपस में एक दूसरे पे लगा रहा है, तो वो इंटरनल है, वो नहीं आएगा। एबीडी में एक्सटर्नल दिखाता है। ठीक है, ये एबीडी बनाना आना ही चाहिए आप लोगों को, तो अच्छे से सीख लो। डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो। अब ना हम लोग ड्रॉ करेंगे एफबीडी ऑफ ए प्लस सी। अब ना ए प्लस सी का एफबीडी ड्रॉ करेंगे ना, तो पुली हमारा सिस्टम के अंदर होगा और ए भी सिस्टम के अंदर होगा। तो ये वाला स्ट्रिंग जो ना पुली और ए के बीच में है, इसको भी हम सिस्टम का पार्ट मानेंगे। मतलब हमारा जो सिस्टम होगा ना वो ये होगा। अभी सिस्टम का एफबीडी बनाओ। सर वो स्ट्रिंग भी रहेगा? कितने फोर्स आ रहे हैं? हाँ, मतलब देखो, सिस्टम होता है कि हम मानते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग ने माना है, ठीक है।
हमारा मन है, हमारा मन कर रहा है, मान रहे हैं। इस सिस्टम में कितने फोर्स आ रहे हैं काउंट करके बताओ। इस काउंट करके बता दो। अम, अरे एफबीडी बनाना है सिस्टम का। एफबीडी में हम एक्सटर्नल फोर्स दिखाते हैं, तो मुझे सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स काउंट करके बताना है। रजत, ये सिस्टम के अंदर है कि नहीं, तो उसमें जो mg लग रहा है वो एक्सटर्नल है कि नहीं। नहीं, मुझे सिर्फ नंबर ऑफ फोर्सेस बता दो। 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। अब ना हम लोग चाहे तो, नहीं तुम लोगों ने ऐसे किया कि नहीं, हमका mg को एक साथ लिख सकते हैं, बट ऐसे कभी मत किया करो, ठीक है। हमेशा mg को अलग अलग रखा करो। तो इसका mg को मैं अलग लिखूंगा mcg, इसका mg को मैं अलग लिखूंगा mag। और इस सिस्टम को बाहर से कौन टच कर रहा है, देखो यहाँ पे ग्राउंड टच कर रहा है तो ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यहाँ पे ये ब्लॉक टच कर रहा है तो ब्लॉक भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और इस सिस्टम को और कौन टच कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग टच कर रहा है तो स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा। अगर किसी ने MAB और MCG को एक साथ लिख के एक सिंगल फोर्स काउंट किया है और 4 बोला है तो उसका भी करेक्ट है। और ऐसे कितना फोर्स आ गया, 5 फोर्सेस आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है? सिमिलरली इस B+C को सिस्टम मानेंगे तो हमारा सिस्टम के अंदर ये सब रहेगा। इस कैविटी में भी कितना फोर्स आएगा। इस कैविटी में भी 5 फोर्स आएगा, वही सेम है। 2 mg आएगा, यहाँ से नॉर्मल आएगा, यहाँ से नॉर्मल टेंशन आएगा। अब अगर पूरा सिस्टम मानेंगे, इस कैविटी में कितना फोर्स आता है, A+B+C सब सिस्टम है। वेरी गुड असीम। हाँ, 4 फोर्सेस आएंगे। कैसे करेंगे, वही पूरा सिस्टम है तो पहले तो mg दिखा देंगे, mag, mcg, mbg। और इस पूरे सिस्टम को कौन टच कर रहा है, सिर्फ ग्राउंड टच कर रहा है तो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। बस ये 4 फोर्स आएगा।
एफपीटी बनाना समझ में आ गया कि और भी एग्जांपल लूं? समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू dp बाय dt। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt। अब नेट मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं, तो अभिषेक बाहर जाएगा क्या? खाली ले जाना, खाली पड़ा दो तीन। पी को लिख सकते हैं हम एम इंटू वी। अब अगर मास कांस्टेंट है तो फिर m बाहर आ जाएगा और ये dv बाई dt हो जाएगा। और dv बाई dt क्या होता है? dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये भी आ गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिक कंसेप्ट है ना, वो कौन सा आया? फर्स्ट आया कि सेकंड आया? जो न्यूटन सेकंड लॉ बेसिक फॉर्मूला है या फिर बेसिक कंसेप्ट है, वो फर्स्ट है कि सेकंड है? ऑब्वियसली फर्स्ट है। सेकंड वाला सर। फर्स्ट है, सेकंड नहीं है। फर्स्ट वाला मैंने यूज करके सेकंड वाला डिराइव किया है, तो ये डिराइव्ड कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट है, और सेकंड वाला जो देखो मैंने डिराइव किया, तो इसमें एक एजम्पशन है कि मास ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है। तो सेकंड वाला ऑलवेज वैलिड है कि सिर्फ तभी वैलिड है कि जब मास कांस्टेंट है? जो मास कांस्टेंट है। सेकंड वाला कंसेप्ट हम हमेशा लगा सकते हैं कि सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब मास कांस्टेंट है? जब मास कांस्टेंट हो जाएगा भी वैलिड है। हम्म। और फिर ये जो सेकंड वाला हमारा है ना, एफ नेट इक्वल टू एम ए, ये स्केलर फॉर्मूला है कि वेक्टर फॉर्मूला है? वेक्टर है। अब ये वेक्टर है तो फोर्स ना, जैसे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम एज अ होल एक साथ सॉल्व करेंगे कि एक्स का अलग से, वाई डायरेक्शन का अलग से और जेड डायरेक्शन का अलग से सॉल्व करेंगे? एक्स वाई जेड में लाके सॉल्व करेंगे। और फिर एक्स डायरेक्शन में भी ना कुछ फोर्सेस राइट में लगेगा और कुछ फोर्सेस लेफ्ट में लगेगा। राइट वाले फोर्सेस का वैल्यू को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट वाले फोर्सेस का वैल्यू को हमें क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला ना वेक्टर फॉर्मूला है। तो ना फोर्सेस अगर एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमें एक्स के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, हम वाई के लिए अलग से सॉल्व करेंगे और जेड के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। और एक्स डायरेक्शन में जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी फोर्स राइट में लग रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, तो जो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है उसको हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर है। राइट वाले वेक्टर को पॉजिटिव डिनोट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले वेक्टर को नेगेटिव डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सर वीसीएम क्या था? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी।
ये हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे। सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है ना, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये हम सेंटर ऑफ मास चैप्टर में इसको पूरा डिराइव करेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है सर। और बस उसमें अभी मत जाओ, वो इस चैप्टर में हमारा काम नहीं है। अब वीसीएम ईसीएम में मत जाओ, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हम अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें यहां से फोर्स लग रहा है 2F, यहां से फोर्स लग रहा है F। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना आएगा? एम आएगा राइट की तरफ, क्या क्या एफ बाई एम आएगा राइट की तरफ। क्वेश्चन है कि acceleration। हाँ, क्वेश्चन है कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है? बाकी लोग भी बता दो। बाकी लोग आंसर कर दो, चैट में लिख दो। इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है? हाँ सर, एफ बाई एम। सिंपल क्वेश्चन है, बट ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको लिखता हूँ, तो मेरा तरीका भी सीखो क्योंकि मैं वही यूज करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा वो देखेंगे। अब हमें सामने दिख रहा है कि यहाँ से 2F फोर्स लग रहा है, यहाँ से F फोर्स लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में होगा। पहले तो मैं प्रॉपर तरीके से करता हूँ, फिर हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, फिर न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। अब जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, वो भी एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फिर एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। अब मैंने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो फिर ये फोर्स को, ये जो राइट की तरफ लग रहा है, इस फोर्स को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जो जो लेफ्ट की तरफ फोर्स है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। इस सिस्टम का मास m है और इसका एक्सीलरेशन राइट की तरफ ही है, इसलिए प्लस में डालना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा F बाय m। ये तो प्रॉपर मेथड है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लगाता हूँ, मैं न्यूटन सेकेंड लॉ को लगाता हूँ, सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब इसमें मेरा जो सपोर्ट होगा ना, ये सपोर्ट अपोज दोनों फोर्स है। सपोर्ट मेरा वो फोर्स होगा जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, उसको हम सपोर्ट लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? 2F, क्योंकि ये 2F वाले की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, ये एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट 2F है। माइनस अपोज मतलब वो फोर्स जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे ये F देखो एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है, 2F माइनस अपोज यहाँ पे F है। सिस्टम का मास मेरा m है और सिस्टम का एक्सेलरेशन मेरा a है, तो मेरा यहाँ से a आ जाएगा F बाय m। ठीक है, तो मैं न्यूटन सेकंड लॉ हमेशा इस फॉर्म में लगाऊंगा, इसमें मेरा कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली मैं कर दूंगा। तो मैं हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ इस फॉर्म में लगाऊंगा,
सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। सपोर्ट मतलब कौन सा फोर्स? तो अपोज मतलब कौन सा फोर्स? ये कॉपी कर लो। हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब तुम लोगों का, कई लोगों का किया हुआ होगा, ठीक है, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये दो ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने फोर्स यहां से F लगाया और हमें ये नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। कितना होगा इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन निकाल। तो बस एक बार ट्राई करके कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन। या तुम्हारा आवाज कट रहा है, वापस बोलो। इंक्लाइन प्लेन नहीं बना ना आपने सर? आवाज कट रहा है तुम्हारा, मुझे सुनाई नहीं दिया। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नहीं, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है। एक्जेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तुम लोगों को जल्दी जल्दी करना है तो जल्दी जल्दी आंसर करो। इतना आंसर करोगे तो फिर सिलेबस भी धीरे धीरे चलेगा। F/3 मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग उसका आंसर देना, जल्दी जल्दी देना, ठीक है? हाँ सर। ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा कि इस दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा। बाकी लोग भी जल्दी आंसर करो। सेम ये होगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा कि सेम होगा? फिर सेम ही होगा। सेम होगा। अब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम पहले नॉर्मल निकालेंगे कि पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे? पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे कि पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालेंगे सिस्टम का। एक्सेलरेशन 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 निकालने के लिए सिस्टम किसको मानेंगे? ए को, बी को कि ए प्लस बी को?
ए प्लस बी को। ठीक है। ए प्लस बी को। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ साथ जाएंगे तो इनका एक्सलेशन सेम होगा। अब इनका एक्सलेशन निकालने के लिए सिस्टम हम लोग ए प्लस बी को मान लेंगे। अब जब हम लोग ए प्लस बी को सिस्टम मानेंगे तो एक्स डायरेक्शन में उसमें एक ही फोर्स लग रहा है एफ, और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, उस पे नेट फोर्स एफ लग रहा है। तो उसका एक्सलेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स है एफ और सिस्टम का मास कितना है, देखो सिस्टम ये है, सिस्टम का मास कितना है 3m। तो हमारा एक्सलेशन आ जाएगा एफ बाई 3m। अब मैं नॉर्मल अब मेरे को नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो मैं किसको सिस्टम मान सकता हूँ? दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। हाँ, बट किसको मानना बेटर है, ए को मानना बेटर है कि बी को मानना बेटर है? बी को ए को। हाँ, बी को मानना बेटर है। बी को मानना इसलिए बेटर है, देखो क्योंकि ए को सिस्टम मानोगे ना तो ए पे दो फोर्स लगेगा, एक एफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और बी को सिस्टम मानोगे तो बी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। और कई लोगों को ये भी डाउट आता है ये फोर्स किस पे लग रहा है? ए पे। ए पे। ये ए प्लस बी पूरे सिस्टम पे। नहीं, मुझे पता ए पे लग रहा है कि बी पे लग रहा है कि ए पे लग रहा है कि बी पे लग रहा है, ये दोनों पे लग रहा है, ए ए पे लग रहा है। बी दोनों। ए और दोनों ये पे फोर्स लग रहा है, पूरे सिस्टम पे लग रहा है और ए पे लग रहा है। दोनों पे। नहीं, चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये फोर्स बी पे लग रहा है? ये फोर्स बी पे लग रहा है? हाँ सर। बाकी लोग आंसर करो, ये फोर्स बी पे लग रहा है? नहीं लग रहा है, ये फोर्स ए पे लग रहा है, बी पे नहीं लग रहा है। देखो ना, सामने दिख रहा है कि ये फोर्स ए पे लग रहा है। ये फोर्स ए पे लग रहा है, बी पे तो ये फोर्स लग ही नहीं। बी पे क्या लगा है, नॉर्मल रिएक्शन, और कुछ नहीं लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। ये ध्यान रखना, कई तुम लोग ऐसे देखते हो कि ये फोर्स दोनों पे लग रहा है, ए पे भी लग रहा है, बी पे भी लग रहा है। नहीं लग रहा है, ये फोर्स ए पे ही लग रहा है। ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग ए को अगर सिस्टम मानेंगे तो ए पे दो फोर्स आएगा, एफ और नॉर्मल। और बी को सिस्टम मानेंगे तो बी पे सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग बी को सिस्टम मान लेते हैं। बेसिकली ये ए पे लग रहा है, बी पे नहीं लग रहा, यही है। ए प्लस बी सिस्टम पे लग रहा है क्योंकि वो ए पे लग रहा है, इसलिए सिस्टम के अंदर है तो लग रहा है। तो अब बी को सिस्टम मानेंगे तो बी पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और उसका मास है m, और एक्सलेशन तो उसका भी f बाई 3m है। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, f बाई 3। ठीक है। वैसे सेम क्वेश्चन ये करो, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। इसका मास m है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और यहाँ से फोर्स F लग रहा है। ये नॉर्मल को n लिख देते हैं, ये नॉर्मल को n2 लिख देते हैं। n1 और n2 कितना आएगा बताओ?
टू एफ बाई थ्री और एफ बाई थ्री। कौन शांतनु ने टू एफ आंसर बाई दिया क्या? थ्री N1 टू एफ बाई थ्री और N2 एफ बाई थ्री है। ठीक है, अब जिसका अभी तक आंसर नहीं आया अच्छे से सुनो। हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना, तो पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकालेंगे, पहले तो हम लोग एक्सलेशन निकाल लेंगे। अब ये तीनों एक साथ मूव करेंगे तो तीनों का एक्सलेशन सेम होगा, तो उसको ए मान लेते हैं। अब ये एक्सलेशन निकालने के लिए हम लोग पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। अब पूरे को सिस्टम मानेंगे तो उस पर फोर्स सिर्फ एफ लग रहा हो, कुछ नहीं लग रहा है, तो एक्सलेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स एफ है और सिस्टम का मास है 3m, तो ये मेरा एक्सलेशन आ गया। अब n1 निकालने के लिए मैं सिस्टम ए को भी मान सकता हूँ, बट ए पे दो फोर्स लग रहा है, एफ और n1। मैं सिस्टम बी को भी मान सकता हूँ, बी को मानूंगा तो बी पे भी दो फोर्स लग रहा है, n1 और n2। और मैं सिस्टम बी प्लस सी को भी मान सकता हूँ। अब बी प्लस सी सिस्टम मानूंगा तो उस पे फोर्स सिर्फ ये लग रहा है, n1। देखो उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, तो ये करना सबसे इजी होगा। तो हम लोग सिस्टम किसको मानेंगे? बी प्लस सी को। अब बी प्लस सी को सिस्टम मानेंगे तो उसके एफबीडी में सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा, n1, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। देखो इस सिस्टम को सिर्फ यही टच कर रहा है, तो नेट फोर्स ये नॉर्मल रिएक्शन ही है, इज इक्वल टू सिस्टम का मास है 2m और एक्सलेशन है f बाई 3m। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। सिमिलरली n2 निकालने के लिए हमने सिर्फ c को सिस्टम मानेंगे। अब सिर्फ c को सिस्टम मानेंगे तो उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, n2, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? n2। अब इस सिस्टम का मास कितना है? m, और एक्सलेशन कितना है? f बाई 3m, तो n2 आ जाएगा f बाई 3। ये सब तुम लोगों को पता होगा, बट फिर भी एक बार जल्दी बता देता हूँ। ये एटवुड मशीन है। एटवुड मशीन किसको कहते हैं? जिसमें ऐसे पुली होता है और नीचे दो ब्लॉक हैंग होता है। ये पुली को फिक्स्ड होना चाहिए। इसका मास m2 है और इसका मास m1 है, और m2 का वैल्यू m1 से ज्यादा है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आएगा। ये कैसे आएगा? एक्सेलरेशन सबसे पहले तो m2 है, v है, तो m2 नीचे की तरफ जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन a एज्यूम कर लेते हैं। अब m2 नीचे की तरफ जा रहा है तो m1 ऊपर की तरफ जाएगा, उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा a। हम लोग सिस्टम a प्लस बी को मानेंगे। a प्लस बी को सिस्टम मानेंगे तो स्ट्रिंग बेस्ड सिस्टम का पार्ट होगा। इस पूरे सिस्टम में क्या क्या फोर्स लगेगा? यहाँ पे m2g लगेगा, यहाँ पे m1g लगेगा। टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। टेंशन नहीं आएगा। और कोई दूसरा फोर्स आएगा? ऊपर में टेंशन का आएगा। ये जो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये कौन किस पे लगा रहा है? नॉर्मल आएगा सर, नॉर्मल। हाँ, ये टेंशन पहले तो बताओ, ये टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, वो टेंशन नहीं आएगा। नहीं आएगा।
ये टेंशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंशन स्ट्रिंग पुली पे लगा रहा है, ये टेंशन पुली पे लगा है, पुली हमारा सिस्टम का पार्ट नहीं है। हाँ, एक एक चीज और आएगा, वो है देखो हमारा ये स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट है, तो स्ट्रिंग को ये पुली टच कर रहा है, तो पुली स्ट्रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, पुली स्ट्रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा। लेकिन ना ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये स्ट्रिंग के मोशन से कितना एंगल बना रहा है, स्ट्रिंग ऐसे मूव करेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रिंग के मोशन से कितना एंगल बनाएगा। नाइन्टी डिग्री बनाएगा। अब 90 डिग्री बनाएगा तो फिर इसका इफेक्ट अलोंग द स्ट्रिंग कुछ आएगा, नहीं आएगा, तो फिर इसको हम नहीं काउंट करेंगे, तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट नहीं आ रहा है, तो सिर्फ ये दो फोर्स आ रहा है। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे, सपोर्ट माइनस अपोज इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। अब ये वाला इस पे ये दो फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स देखो इसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला फोर्स इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो हम इसको सपोर्ट पे ले लेंगे, माइनस ये वाला फोर्स देखो इसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला फोर्स को हम ये वाला फोर्स इसके एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है, तो इसको हम अपोज में लेंगे। सिस्टम का मास है m1 प्लस m2 और एक्सेलरेशन को a एज्यूम किया हमने, तो देखो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इसको सिस्टम मानूंगा तो इसको सिस्टम मानूंगा तो इस सिस्टम में टेंशन भी लगेगा, तो इस पे न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन लिखूंगा मैं इस पे, तो क्या क्या फोर्स आएगा। अब इस पे m2g इसका एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, टेंशन इसका एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है, इसका मास m2 है और एक्सेलरेशन a है, इस एक्सेलरेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और टेंशन निकालेंगे, तो टेंशन कितना आता है। किसी को भी कोई भी चीज डाउट है पूछ लो, और कॉपी हो गया तो डन लिख दो। सर ये सेकंड वाला बताइए ना। सेकंड वाला देखो, मुझे ये टेंशन भी निकालना था, अब टेंशन निकालने के लिए मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ, इसको सिस्टम मानूंगा तो इस पे ये फोर्स और टेंशन लग रहा है और इसका एक्सेस नीचे की तरफ है, अब इस पे न्यूटन सेकंड लगाऊंगा तो ये वाला फोर्स इसके एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट में लिख दिया, टेंशन इसके एक्सेलरेशन को अपोज कर रहा है तो अपोज में लिख दिया, इक्वल टू इसका मास m2 है और इसका एक्सेलरेशन a है। अब ये जो हमने ए निकाला इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्व करोगे ना तो टेंशन इतना आएगा। सर n1 परपेंडिकुलर है, इसीलिए वो एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना। हाँ हाँ सही बोला तुमने। हाँ ठीक। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि फिक्स्ड है, इसके ऊपर पुली लगा हुआ है और यहां से स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी एक ब्लॉक है। इसका मास 3 kg है और इसका मास है 1 kg। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री और सब स्मूथ है, सारे सरफेस स्मूथ है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए मुझे।
3 माइनस रूट 3 जी बाई 8 है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बाकी 50 लोग भी माइनस कर लो रूट 3 जी सॉल्व। बाई। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसका। इन दोनों का एक्सलेशन निकालने के लिए हम दोनों को एक साथ सिस्टम मान लेंगे। तो हमारे ये सब सिस्टम के अंदर होगा। अब इस सिस्टम का एफबीडी बनाएंगे तो यहाँ पे एक mg नीचे की तरफ लगेगा 30, यहाँ पे भी mg नीचे की तरफ लगेगा 10, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ n1 मान लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ n2 मान लेते हैं, और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरफ, इसको n3 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि ये हैवी ब्लॉक है तो ये ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन जाएगा, तो इसका एक्सेशन डाउन द इंक्लाइन ए मान लेते हैं, और ये लाइट ब्लॉक है तो ये अप द इंक्लाइन जाएगा, तो इसका एक्सेशन अप द इंक्लाइन ए मान लेते हैं। तो हमने इसको सिस्टम मान लिया, इसका एफबीडी बना दिया, तो एफबीडी में ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इनका एक्सेलेरेशन ये है। अब हम न्यूटन लॉ लगाते हैं। अब हम लोग जो न्यूटन लॉ लगाएंगे ना वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इसके अलोंग, मतलब इसके अलोंग ऐसे और ऐसे। तो ये जो n1 है ना, देखो ये एक्सलेशन के परपेंडिकुलर आया है, तो इसका एक्सलेशन के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो इसकी वजह से एक्सलेशन नहीं आ रहा है। ये जो mg है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा और साइन थीटा आएगा, तो ये 15 आ जाएगा। तो हमने इसका कंपोनेंट देखे जो एक्सलेशन के डायरेक्शन में, इसका दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। अब ये वाला कंपोनेंट देखो फिर से एक्सलेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा एक्सलेशन के लॉन्ग। ये देखो अब ये स्ट्रिंग का मोशन ऐसे हो रहा है, ये फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस पे जो mg लग रहा है उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा sin 60, दैट इज 5√3, और इसका दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। ये कंपोनेंट फिर से देखो एक्सलेशन के परपेंडिकुलर है, तो इसका एक्सलेशन में कोई नहीं आएगा, तो इसका भी हमने कंपोनेंट निकाल लिया। इसका ये वाला कंपोनेंट का एक्सलेशन में इफेक्ट आया, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस सिस्टम में ना जो हमारा काम का फोर्स है वो ये आया और ये आया, बस दो ही फोर्स आया। अब न्यूटन सेकंड लॉ लेते हैं। ये वाला फोर्स एक्सलेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स एक्सलेशन को अपोज कर रहा है। सिस्टम का मास है 4 और एक्सलेशन को हमने a एज्यूम किया, तो यहां से एक्सलेशन आ जाएगा।
समझ में आया? किसी को भी डाउट हाँ है? सर। किसी को भी डाउट है? सर वो N3 वाला बताइए ना, कैंसिल कैसे हुआ? N3 वाला कैंसिल कैसे हुआ? देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, N3 वाला फोर्स स्ट्रिंग पे लग रहा है। स्ट्रिंग का जो एक्सलेशन होगा वो ऐसे, मतलब स्ट्रिंग का जैसे मैं इस पॉइंट का एक्सलेशन देखूंगा तो उसका एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होगा, और स्ट्रिंग का इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन एक्सलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, तो फिर इसका अलोंग एक्सलेशन का कंपोनेंट निकालोगे तो जीरो आएगा। जब भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आता है। ऐसा हर इंस्टेंट पे हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो एक्सलेशन इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है, परपेंडिकुलर है। ओके सर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। याद रखना, वेइंग मशीन वेट नहीं बताता है। हमेशा नहीं बताता है, कभी कभार बताता है, वो अलग बात है। और एपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है? एपेरेंट वेट का मतलब वेट नॉर्मल रिएक्शन। एपेरेंट वेट का मतलब होता है वेइंग मशीन जो वेट बता रहा है। एपेरेंट वेट वो होता है जो वेइंग मशीन जो वेट बता रहा है। और वेइंग मशीन को क्या बताता है? वेट बताता है कि नॉर्मल रिएक्शन बताता है? नॉर्मल रिएक्शन बताते हैं। हाँ, तो याद रखना एपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करता है, वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। काफी बार वो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है तो फिर वेइंग मशीन वेट बता देता है, वो अलग बात है, बट ऐसे हर बार नहीं बताता है। और वेइंग मशीन बताता है वो हर बार वेट नहीं बताता है। वेइंग मशीन जो भी बताता है उसको हम कहते हैं एपेरेंट वेट। और वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बताता है, तो एपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन करो, ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक वेइंग मशीन रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक का मास m है और लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है। तो वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा यहाँ पे? mg। mg। यहाँ पे ब्लॉक का कैसे निकालेंगे वेइंग मशीन का रीडिंग? वेइंग मशीन का रीडिंग निकालने के हम लोग ब्लॉक को सिस्टम मान लेंगे। ब्लॉक को सिस्टम मानेंगे तो ब्लॉक का एबिलिटी बनाएंगे, तो नीचे की तरफ एम फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब देखो लिफ्ट रुका हुआ है, लिफ्ट रुका हुआ है तो लिफ्ट के अंदर ब्लॉक है तो वो भी रुका हुआ है, तो ब्लॉक का एक्सलेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
अब एक्सलेशन 0 है तो नेट फोर्स को भी 0 होना पड़ेगा, तो फोर्स को बैलेंस होना पड़ेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा mg के इक्वल। ठीक है, तो इस एग्जांपल में वेट भी mg है, नॉर्मल रिएक्शन भी mg है, अपरेंट वेट भी mg है और वेइंग मशीन भी mg बता रहा है। और वेइंग मशीन जो बता रहा है ना mg, वो mg न्यूटन बता रहा है कि mg kg? वेइंग मशीन का रीडिंग क्या है, mg न्यूटन क्या mg kg? न्यूटन। तो वेइंग मशीन का रीडिंग न्यूटन में कितना है, mg, और kg में कितना है? एम। एम। m। तो कभी भी न्यूटन में रीडिंग पता है, kg में रीडिंग निकालना है तो क्या करेंगे, g से डिवाइड कर देंगे। कभी भी हमें वेइंग मशीन का रीडिंग न्यूटन में पता है और हमें kg में निकालना है तो हम क्या करेंगे, g से डिवाइड कर देंगे। kg का पता है, न्यूटन का निकालना है तो g से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सेम क्वेश्चन करो, फिर से लिफ्ट है, ये वेइंग मशीन है, और वेइंग मशीन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। वेइंग मशीन का रीडिंग कितना आएगा, एम जी प्लस ए। प्लस एम है। जैसे तुम लोगों का किया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे इसको सिस्टम मानेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे, इसमें mg नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब देखो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, तो लिफ्ट के अंदर जो ब्लॉक है वो भी लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जाएगा, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा ये। अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा देते हैं, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन इसके एक्सीलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, और mg देखो नीचे की तरफ है और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो mg इसके एक्सीलरेशन को अपोज कर रहा है। इसका मास m है और इसका एक्सीलरेशन a है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा m k प्लस a। यहाँ पे वेइंग मशीन का रीडिंग mg प्लस a होगा। और इस ब्लॉक का वेट कितना है, एम जी। एम जी है। ब्लॉक का वेट तो mg है, बट वेइंग मशीन mg प्लस a बता रहा है। तो वेइंग मशीन वेट नहीं बताता है, वेइंग मशीन जो बताता है ना उसको हम कहते हैं अपरेंट वेट, वो वेट होता ही नहीं है, वो बेसिकली नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे यहाँ पे कुछ भी फोर्स नहीं लगा, ये बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये स्प्रिंग फिलहाल फोर्स लगा रहा है क्या, नहीं सर। अभी ये स्प्रिंग ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है। अब कभी तुम लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, वो ऐसे नॉर्मल रखा हुआ है तो वो कोई फोर्स नहीं लगाता है। और इस सब में इसका जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम लोग कहते हैं नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। अब इस स्प्रिंग को अगर मैं खींचूंगा ऐसे, एलोंगेट कर दूंगा, अब ये स्प्रिंग इस पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, राइट लगा रहा है कि लेफ्ट लगा रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट।
तो ये स्प्रिंग पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। ये स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है कि बाहर की तरफ लगा रहा है? अंदर की तरफ मतलब अपने तरफ, बाहर की तरफ मतलब हाँ। तो इसको ना अगर हम लोग एक्स एलोंगेट करेंगे ना, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ना वो के एक्स लगाता है। सिमिलरली इस स्प्रिंग को अगर मैं नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दूंगा एक्स, तो अब ये स्प्रिंग जो है ना, ये फोर्स इस पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? राइट की तरफ, और के एक्स ही लगाएगा। और फिर से अब ये पुश कर रहा है, अब ये बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो ना स्प्रिंग फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है माइनस के इंटू एक्स। जहां पे नेगेटिव साइन जो है ना वो उसका डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कैसे बता रहा है? देखो यहां से जब ये यहां गया ना तो एक्स राइट में है और फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी क्लियर। हाँ, मेरा पावर कट हो गया था। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर, नहीं दिख रहा है। हम्म, दिख रहा है मेरा एक्चुअली पावर। मेरा पावर कट हो गया है और मोबाइल डेटा में अच्छे से स्क्रीन मतलब वो बहुत नेट स्लो चलता है मेरा। नेक्स्ट तो क्लास बाद से में कंटिन्यू करो। करते हैं सर। हाँ सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ हाँ रही है सर, सर। आवाज आ रही है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर।
आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ स्प्रिंग फोर्स, सब लोग अच्छे से सुन लो। स्प्रिंग नहीं दिख रहा है? नहीं सर। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है? हाँ सर। हाँ अब सर। मैं स्प्रिंग फोर्स रिवाइज करा देता हूँ। स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में होता है, मतलब अपने नॉर्मल स्टेट, उस समय स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाता। स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में होता है तो उस समय स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाता है। स्प्रिंग को अगर नेचुरल से हम लोग एलोंगेट करते हैं ना, तो वो फोर्स अंदर की तरफ लगाता है, या फिर पुल करता है, या फिर अपने टुवर्ड्स लगाता है, कैसे भी याद कर लो। स्प्रिंग को एलोंगेट करोगे तो वो फोर्स पुल करेगा, फिर अंदर की तरफ लगाएगा या फिर अपने तरफ लगाएगा। और स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा, पुश करेगा या अपने से दूर लगाएगा। फिर स्प्रिंग फोर्स कितना लगाता है? स्प्रिंग फोर्स लगाता है K इंटू एक्स, जहाँ K एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, और K का यूनिट देखो यहाँ से न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। और x सबसे इंपॉर्टेंट है। x क्या होता है कि वो कितना एलोंगेट या फिर कंप्रेस हुआ है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ से वो कितना एलोंगेटेड है या फिर कंप्रेस्ड है। सर एक डाउट है। यहाँ पे देखो ये नेचुरल लेंथ से x, हाँ बोलो। सर ये जो स्प्रिंग है वो दोनों एंड पे सेम फोर्स लगा है ना, एलोंगेट किया या कंप्रेस किया तो? हाँ, इस समय ये इस पे लगा रहा है तो इस पे भी लगाएगा। सेम मैग्नीट्यूड का रहेगा ना फोर्स? हाँ सेम है। फिर एक चीज और होता है कि ये स्प्रिंग है, इस पे अगर हमने इसको यहाँ पे F फोर्स लगा के पुल किया है, तो ये वॉल इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा स्प्रिंग के ऊपर? F ही लगाएगा। और F इज इक्वल टू KX होगा कि 2F इज इक्वल टू KX होगा? F इज इक्वल टू KX। F equals to KX। F इज इक्वल टू KX ही होगा, 2F नहीं लेंगे यहाँ पे। सर वो जो फोर्स है वो की वॉल पे लगा रहा है ना, की वॉल स्प्रिंग पे लगा रहा है। इस स्प्रिंग को तुम ऐसे खींचोगे तो ये स्प्रिंग एलोंगेटेड होगा कि कंप्रेस्ड होगा? एलोंगेट होगा। तो स्प्रिंग वॉल को पुश करेगा कि पुल करेगा? पुल करेगा। हाँ पुल करेगा तो समझ में आया? हाँ हाँ समझ गया। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास की कुछ होमवर्क करोगे? सर नेक्स्ट क्लास कब होगा, मतलब मंडे को तो नहीं होगा? टाइम टेबल डिसाइड करते हैं। अगर मंडे को है तो मत कर, मंडे अलावा किसी और दिन है तो कर लेना। सर ज्यादा करके ट्यूसडे को होगा शायद से। ये कब ना सर, रिलेटिव का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। हाँ रिलेटिव का एक्सरसाइज करते हैं सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 वो तो मतलब अगर मंडे को भी हुआ तो भी खत्म हो जाएगा, वो काफी छोटा है। ठीक है। और ये और एक इम्पोर्टेंट है, NLM रिवाइज कर लेना। तुम लोगों से कई लोगों को NLM काफी क्लियर है, बट जो न्यू स्टूडेंट है वो रिवाइज कर लेना।
ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट लोग भी रिवाइज कर लेना, और मतलब मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से समझा तो मेरा तरीके से भी समझ लेना, जितना ज्यादा तरीके से समझोगे उतना ही फायदा होगा तुम लोगों का।